अनन्या बहुत ही गहरी सोच में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसका सिर अचानक से घूमने लगा। मैंने वादा किया है आपसे और इसे निभाऊंगी। कभी भी खुद को आपसे दूर नहीं करूंगी कुंवर सा। मत कीजिए ना दूर हमें। अचानक से अनन्या जोर से बोल पड़ी। फिर उसे होश आया। उसने अपना सिर झटका और देखा तो वो अपने कमरे में ही अकेली थी। उफ, ये सब क्या हो रहा है, कहकर उसने अपने सिर पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर सिर टिकाकर बैठ गई। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर आ जाऊं क्या? दरवाजे पर विहान था। जी, अनन्या ने खड़े होते हुए कहा। वो मैं कहना चाह रहा था कि इतने दिन हम साथ रहे तो आपकी आदत पड़ गई। मतलब आपकी और वैश्यू के साथ हर पल गुजारने की आदत पड़ गई। मैं तो इस वक्त को बहुत याद करने वाला हूँ, विहान ने कहा। उसकी आवाज़ से ही साफ पता लग रहा था कि वो जो बात करने आया था उसकी बजाय कुछ और ही गोल गोल घुमाकर बोल रहा था। मैं भी। हौले से अनन्या भी कह पड़ी और उसने नज़र उठाकर विहान को देखा जो उसे ही देख रहा था। तो अगर आपको बुरा या गलत ना लगे तो मैं कुछ कह सकता हूँ आपसे? विहान ने पूछा। जी बिल्कुल। मेरा एक दोस्त आ गया है इधर वापस। तो क्या हम घूमने जा सकते हैं? आप, वैशु, मैं और मेरा दोस्त कार्तिक। बस 2 से 3 दिन के लिए प्लीज़। वैसे भी हम 15 दिनों के लिए छुट्टी तो ले ही चुके थे अपने अपने काम से, और आपने अभी फ़्लाइट टिकट्स कन्फर्म भी नहीं की। तो घुमाएं तो कैसा रहेगा? वैशु भी खुश हो जाएगी। विहान ने अपनी बात कह तो दी, पर वो घबरा रहा था। घूमना तो उसके लिए महज एक बहाना था। उसे तो अनन्या के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना था जिससे वो शायद अपने दिल की बात कह ले। जी क्यों नहीं, ना चाहते हुए भी अनन्या हाँ तो बोल ही चुकी थी। सच्ची? विहान एकदम खुश हो गया था। उसने उत्साहपूर्वक सारा प्लान अनन्या को बताया। अनन्या जान गई कि जहाँ घूमने का प्लान बनाया गया था वो उसका ही शहर था, पर उसने कहा कुछ नहीं। जब ये बात वैश्य को पता लगी तो वो तो चौंक ही गई। मम्मा और इंडिया? मम्मा ने हाँ कैसे कह दिया? मेरा मतलब वे तो कभी जिंदगी में यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, और अब? वो तुरंत दौड़कर विहान के पास गई। सुनिए क्यूटी, ओए नौटंकी, फिर से इस नाम से बुलाया तो चप्पल से मारूंगा। विहान ने चिढ़कर कहा। हाँ, ताकि आप मम्मा के हाथ से बेलन खाओ, वैश्यु ने हंसकर कहा। पागल, विहान बुदबुदाया। ये सब छोड़िए, बताइए आपने मम्मा के साथ क्या किया? हैं? मैंने कुछ नहीं किया, विहान नासमझी से बोला। नहीं, आपने कुछ तो किया है। मेरी मम्मा, जिसे भारत में कदम रखना तक पसंद नहीं था, वो यहाँ घूमने को तैयार है, वैश्यु ने विहान को घूरते हुए कहा। अरे मैंने कुछ नहीं किया। वैश्यु के घूरने से विहान सकपका गया। गुड। और अगर मुझे पता लगा कि आपने मम्मा को धमकाकर यहाँ रुकने को कहा है तो देख लेना। वैश्यु ने अपनी 2 उंगलियों से अपनी आंखों की ओर इशारा कर फिर उसकी आंखों की ओर इशारा किया। विहान ने सर हिला दिया, फिर बोला, वैसे उन्हें भारत पसंद क्यों नहीं? पता नहीं, शायद मेरे पापा की वजह से। अरे एक मिनट, मेरा मतलब उस इंसान की वजह से जो कभी मम्मा के पति थे। अपने कंधे उचकाकर वैश्यु चली गई। मतलब एक बात तो पक्की है कि अनन्या भी सिंगल है। बाकी पास्ट से तो क्या ही फर्क पड़ता है। भाड़ में जाए उसका एक्स, हमें तो बनना है उसका नेक्स्ट। यस। वैश्यु के जाने के बाद कुछ सोचकर विहान बोला और खुशी के मारे कूद पड़ा, पर उसके पैर की छोटी और सबसे आखिरी उंगली टेबल से टकरा गई तो वो ओ करता हुआ बिस्तर पर पैर पकड़कर बैठ गया। रात का वक्त हो चला था। रात को खाने के बाद अनन्या अपना लैपटॉप लेकर कमरे में बैठी अपने ईमेल्स चेक कर रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। उसी वक्त रात को विहान कमरे में अपनी सारी पेंटिंग्स फैलाकर बैठा हुआ था। अगले दिन की सुबह को कृतिक आने वाला था और वो लोग दोपहर को घूमने निकलने वाले थे। उसने देविका वाली पेंटिंग उठाई और उसे प्यार से निहारते हुए बोला, देखा देविका जी, कहा था ना, अगर एक जन्म में आपको खोना भी पड़ा तो अगले जन्म में आपका होकर रहूंगा, और ये बात मैं पूरी ज़रूर करूंगा। इतना कहकर वो मुस्कुरा उठा। वो बिस्तर पर लेट गया और याद करने लगा कि तीसरी मुलाकात पर आराध्य ने कैसे देविका को परेशान कर दिया था। आप हमें ऐसे रोज रोज अपने साथ जंगल में ले आते हैं, किसी दिन किसी ने देख लिया तो आप तो कुंवर साहब बच जाएंगे। हमारा क्या?
कल की तरह आज भी आराध्य किसी की परवाह किए बगैर देविका को अपने साथ जंगल में ले आया था। हम्म। तो मैं कुंवर हूँ तो बच सकता हूँ, तो आप भी तो अब मेरी रानी बनेंगी। आपको भी तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। आराध्य ने कहा। आप समझ नहीं रहे, देविका ने चिढ़कर कहा। कल ही उसको उसकी माँ से काफ़ी डांट पड़ गई थी, क्योंकि वो पानी लेकर घर बहुत देर से लौटी थी। तो समझा दो आप ही, आराध्य ने उस पर से बिना नजरें हटाए कहा। ओफो, देखिए आप कुंवर सा हैं। जानता हूँ मैं, आराध्य ने कंधे उचकाकर उसकी बात बीच में काट कर ही कहा। अरे पूरा तो कहने दीजिए। देविका फिर से चिढ़ उठी। क्यों? क्यों मतलब? क्यों ही? आप ऐसे कैसे हैं? देविका ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाते हुए कहा। अभी तो वो जैसे भूल ही गई थी कि सामने कुंवर था। बस उसे बहस से मतलब था। इतना प्यारा कैसे हूं? अब ये तो मेरी मातृश्री को पता। आराध्य ने अपनी मुस्कान दबाते हुए शरारत से कहा। आप ना बहुत बेकार हैं, हम बात नहीं कर रहे आपसे, देविका ने रूठते हुए कहा। अरे अरे, मस्ती कर रहा था, ऐसे मत बोलो और जाओ। ज़्यादा डांट खानी पड़ी जाएगी वरना। और हाँ, कल मिलते हैं, तब तक हमारे ब्याह के सपने सजाना। आराध्य ने हंसते हुए कहा। आपको कोई एक पल के लिए भी झेले ना, ब्याह तो कोसों दूर की बात हो गई। कहकर मुंह बिगाड़ती हुई देविका खड़ी होकर घूंघट लगा अपनी मटकी लेकर चल पड़ी। पीछे आराध्य मुस्कुराता रहा। भोली सी सूरत है पर दिल में चंचलता भरी हुई थी। पर कुछ भी कह लो, आराध्य संग देविका ही सजता है। अगले दिन देविका उसके साथ मुंह बिगाड़ कर चल रही थी। आराध्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे मुंह क्यों बिगाड़ रही हैं आप? मेरे साथ नहीं चलना था तो आने से मना भी कर देती आप। पर आपने मना नहीं किया। तब देविका की आंखें फैल गई। वो तुरंत मुड़कर वापस जाने लगी कि आराध्य ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब मेरे कहने के बाद जाने की क्या आवश्यकता, चलिए चुपचाप। देविका ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ चलती रही। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की भी कोशिश की थी, पर आराध्य ने नहीं छोड़ी। लेकर कहाँ जा रहे हैं आप वैसे? कुछ देर बाद देविका ने पूछा। जंगल के इस हिस्से की ओर तो वो कभी आई ही नहीं थी। आपको भगा रहा हूँ अपने साथ, फिर मंदिर में ले जाकर ब्याह करूँगा, आराध्य ने एकदम सामान्य लहजे में कहा। उसकी बात सुन देविका की आंखें और बड़ी हो गई और उसके गाल गुलाबी हो उठे। उसका गुलाबी चेहरा देख आराध्य हंस पड़ा और चलता रहा। वर्तमान अनन्या ने अपने बगल में देखा तो वेश्यु बहुत चैन से गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने वेश्यु के सिर पर हाथ फेरा और कहा। सोचा ही था कि एक दिन उसका सामना करना ही पड़ेगा, पर बस तुम्हें कुछ भी हो उसकी कीमत पर नहीं। फिर वेश्यु के सिर पर हल्का सा चूम कर अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे सिर टिकाकर वो अपनी अतीत के गलियारों में गोते लगाने लगी। शादी के दिन जब आदर्श उससे छुपकर मिलने आया था, उस दिन अनन्या ने उसे अपनी घबराहट बताई थी, जो हर एक होने वाली दुल्हन को होनी आम थी। तब आदर्श एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब आ गया था और उसके हाथ को होले से पकड़कर बोला। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम दुनिया की सारी चिंताओं को भूल जाओगी। तब अनन्या को अपनी दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगी थी। उसे लगा था जैसे उसके लिए ऊपर से खुदा ने एक फरिश्ता भेज दिया था उसके वास्ते। आदर्श के चले जाने के बाद उसने मुस्कुराकर अपनी पलकें बंद की थी और होले से कहा था। हम भी ये वादा करते हैं आपसे आदर्श जी कि जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे। 3 घंटे बाद अनन्या दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लाल जोड़े और सारे श्रृंगार के अलावा जिस चीज़ से वो चमक रही थी वो थी उसके गालों पर छाई घबराहट और शर्म से मिली जुली लालिमा। पंडित जी के बुलाने पर वो हवन कुंड में जाकर बैठी थी और अग्नि को साक्षी मान सारे रस्मों को निभाते हुए आदर्श ने उसे अपनी पत्नी का स्थान दिया और उसने आदर्श को अपना सर्वस्व मानकर पति बनाया था। विदाई के वक्त वो काफ़ी रोई थी, पर अपने नए घर में आदर्श के साथ कदम रखते ही उसका रोम रोम जैसे पुलकित हो उठा था। शादी के बाद की सारी रस्मों को निभाकर दोनों को एक कमरे में भेजा गया था। आज से तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। बहुत प्यारी हो तुम और ऐसी ही रहना हमेशा। और उसके सिर पर हल्का चूमकर आदर्श उसके संग सो गया था। पर नींद अनन्या की आंखों से कोसों दूर थी। उसे यकीन नहीं था कि उसके पिता जितना ही प्यार और सम्मान कोई और आदमी उसे कर सकता है। शादी के बाद का एक महीना तो सपने जैसा गुजरा। हर पल एक नया रूप लिए आदर्श उस पर प्यार बरसाता। कभी शाम को ऑफिस से जल्दी घर आकर उस पर गुलाबों की बरसात करता, तो कभी उसके कॉलेज उसे लेने पहुंच जाता और उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता।
पर फिर एक हादसा हो गया। अनन्या अपने घर में ही सीढ़ियों से फिसल गई थी और सीधे नीचे पेट के बल गिरी थी। मुंह से खून की उल्टी भी कर चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर के कहे मुताबिक वो ठीक तो थी, पर उसके पेट में गहरी चोट थी, सर्जरी करनी थी और इस बात से उसका वैवाहिक जीवन भी इफेक्ट होता। ये डॉक्टर ने साफ कह दिया था। आदर्श शुरू शुरू में तो उसका ख्याल रख लेता, पर धीरे धीरे उसका रवैया बिगड़ता जा रहा था। वो अब अनन्या का ख्याल भी ऐसे रखता जैसे कोई ज़बरदस्ती जिम्मेदारी निभाता हो। अब तो आदर्श देर रात ऑफिस में रहता, अक्सर कई रात को नशे में धुत होकर आता। यहाँ तक कि उसने अनन्या पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। उसे आए दिन थप्पड़ मार लिया करता। अनन्या इस बात से काफ़ी दुखी थी। एक तो उसके पेट की सर्जरी की वजह से उसकी पढ़ाई भी रुक गई थी। उसे तो कभी कभार आदर्श पर भी शक हो जाता, पर फिर इस बात के लिए खुद को ही डपट दिया करती। नहीं नहीं, मैं भी क्या से क्या सोच लेती हूँ। आदर्श जी मुझसे इतना तो प्यार करते हैं और मैं कुछ भी सोच रही हूँ। वे भी तो बेचारे थक जाते हैं, पूरे दिन ऑफिस का काम और फिर मेरा भी ख्याल रखना पड़ता है। अनन्या ऐसा सोचकर खुद को बहला लेती, पर उसका दिल कभी लगता नहीं। वो हमेशा पुराने वाले आदर्श के पास जाकर ढेरों प्यार पाना चाहती थी। उसकी सर्जरी को 4-5 महीने बीत गए थे और उसका कॉलेज जाना फिर शुरू हो चुका था। ऐसे ही एक दिन उसकी कॉलेज के दोस्त की जिद पर दोनों शॉपिंग मॉल गए थे कि तभी अनन्या ने देखा कि आदर्श वहाँ एक लड़की के साथ था। लड़की का चेहरा वो नहीं देख पा रही थी, पर लड़की जानी पहचानी थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि लड़की उससे कुछ ज़्यादा ही चिपकी हुई थी। और सबसे ज़्यादा वो तब चौंक गई जब आदर्श ने बिना किसी लाज शर्म के उस लड़की को किस कर लिया था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हुआ अनु? उसकी सहेली ने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। और वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके बाद वो अक्सर आदर्श पर नज़र लगने लगी थी। वो बस एक बार पूरी तरह कन्फर्म हो जाना चाहती थी। आदर्श की गैर मौजूदगी में वो उसका फ़ोन तलाश लिया करती या अपने फ्री टाइम में उसका पीछा कर लिया करती। कभी कभार सोच भी लेती कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही ना। मतलब रिश्ता तो विश्वास पर टिका होता है और मैं तो उन पर शक कर रही हूँ। पर फिर भी खुद को आदर्श पर शक करने से रोक नहीं पाती। इसी बीच उन दोनों का रिश्ता तो जैसे सिर्फ नाम का रह गया था। रात को आदर्श देर से आता और दोनों एक दूसरे को पीठ दिखाकर सो जाते। पर एक दिन आदर्श घर जल्दी आ गया था। जब अनन्या आई तब उसने उसे प्यार से बुलाया और उसका प्यार इतने महीनों बाद पाकर अनन्या पूरी तरह सब कुछ भुलाकर पिघल गई। उस रात उन दोनों के सारे गिले शिकवे मिट चुके थे। अगली सुबह अपनी सर्जरी की वजह से अनन्या काफ़ी दर्द में भी थी, पर यह दर्द तो उसके लिए मीठा था जैसे। अगले पूरे हफ्ते अनन्या फिर एक बार सपनों में खोई रही। मैं भी ना एक नंबर की पागल हूँ, मेरे पति हैं वे, मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं पागल कुछ भी सोच रही थी। अच्छा हुआ उन्हें पता न लगा, वरना क्या होता। हफ्ते भर बाद की बात है। अनन्या के आज कॉलेज के लेक्चर्स जल्दी ख़त्म हो गए थे, इसलिए वो घर चली आई थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में गई। वहां जाकर उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उसका पति आदर्श और उसकी अपनी कजिन बहन मोनिका। अनन्या को देखकर मोनिका तुरंत खड़ी हुई और बाथरूम में भाग गई। वहीं आदर्श ने अपने कपड़े पहने और कहा, अच्छा हुआ तुम्हें आज पता लग ही गया। मैं तुम्हें जल्दी ही बताने वाला था। अब तुम तो मेरी ज़रूरत पूरी करने से रही अपनी उस सो कॉल्ड सर्जरी के चलते, तो मुझे भी आखिर कोई तो चाहिए। मोनिका परफेक्ट लड़की है मेरे लिए। बोलते हुए आदर्श की आवाज़ में ना गिल्ट था ना ही शर्म। पापा यकीन कीजिए मेरा, मैं सच कह रही हूँ, अनन्या ने रोते हुए कहा। उस दिन के बाद उसने अपने पापा और माँ को सारा सच बताया, पर दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था। वहीं आश्चर्य में डालने की बात तो यह थी कि मोनिका और आदर्श भी इस बात को झूठा ठहरा रहे थे। तभी अनन्या को अपनी चाची यानी मोनिका की माँ की आवाज़ सुनाई दी। कितनी बेशर्म लड़की है, मतलब देखो तो इसे। अरे कहाँ गए इसके संस्कार, अपने पति पर इल्ज़ाम लगा रही है और साथ ही साथ अपनी बहन पर भी। मोनिका तो घड़ियाले आंसू बहाने में व्यस्त थी। वहीं आदर्श भी झूठ मूठ का नाटक में लगा हुआ था। अनन्या से कुछ सहन नहीं हुआ। वो चीखते हुए उठ खड़ी हुई और उसने कह दिया, या तो मुझे तलाक चाहिए या मैं अपनी जान दे दूंगी। वहां मौजूद सब लोग घबरा गए जब उसने एक चाकू भी लेकर अपने गले पर रख दिया। आदर्श ने बिना देर किए तलाक पेपर साइन कर दिए। आखिर वो तो वही चाहता था। फिर अनन्या ने भी साइन कर दिए
और वकील को सौंप दिए। उसने अपना बैग उठाया और कहा, शुक्रिया आप सबका। अब मेरी बस यही कोशिश रहेगी कि ज़िंदगी में इस जगह कदम न रखूं और ना ही अपनी शक्ल दिखाऊं आप सबको। उसके बाद अनन्या ने सबसे अपना नाता तोड़ दिया और वो लॉस एंजल्स चली गई। अपनी आगे की पढ़ाई भी उसने वहीं जारी की और इसी बीच उसे पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। उसने सब कुछ अकेले हाथों संभाल लिया और वैश्यू को जन्म दिया और लॉस एंजल्स की एक रेप्यूटेड कार्डियोलॉजिस्ट बन गई। अब वो पहले की तरह सीधी लड़की नहीं थी, उसका पूरा व्यवहार ही बदल चुका था और वो अब एक बोल्ड स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर थी। इसी बीच भारत में उसके जाने के बाद सब बदल गया और आदर्श ने फालतू का डिप्रेशन का नाटक रचा, एक और साथी की मांग की और इसलिए उसकी शादी फिर मोनिका से हुई। पर कहते हैं ना कि बुराई हमेशा नहीं टिकती। वैश्यू जब 2 साल की हुई थी उस वक्त मोनिका और आदर्श लॉस एंजल्स किसी काम के चलते आए थे। उन दोनों का रिश्ता कोई परफेक्ट न था, दोनों बस एक दूसरे को अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते। बाकी दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। दोनों लॉस एंजल्स की सड़कों पर गाड़ी में थे कि पैसों की बात को लेकर झगड़ पड़े। गुस्से में आदर्श ने गाड़ी बहुत तेज चला दी और गाड़ी का बैलेंस खो दिया। अनन्या की अस्पताल के ठीक सामने ही उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ और वहीं मोनिका की मृत्यु हो गई। वहीं आदर्श की सांसें चल रही थी, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था। अनन्या को जब पता लगा कि इमरजेंसी केस है और डॉक्टर मिसिंग है तो वो गई थी, पर आदर्श को देख उसके कदम ठिठक गए। आदर्श उस वक्त हल्के होश में था। उस वक्त अनन्या को देखकर वो हल्का मुस्कुराया था और बोला था, देखो तुम्हारा पीछा तो छोड़ा ही नहीं। अनन्या ने भी फीका मुस्कुराकर कहा था, बिल्कुल, मेरी जिंदगी तबाह करने के बाद भी नहीं। आदर्श ने एक टेढ़ी मुस्कान दे दी थी और फिर वो बेहोश हो गया था। उसके ऑपरेशन के बाद वो कोमे में चला गया था और तब से अनन्या ने हॉस्पिटल अथॉरिटी से स्पेशल परमिशन लेकर उसे एक स्पेशल वार्ड में रखा था। कभी कभी तो अनन्या का जी करता कि उसे मार ही दे, पर नहीं, उसे अब आदर्श का सामना करना था। उसे बस आदर्श से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे कि आखिर क्यों उसकी ज़िंदगी तबाह की थी उसने। जो प्यार उसने कभी अनन्या पर बरसाया था, क्या वो सब नकली था? क्या उसने शादी सिर्फ अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए ही की थी? और शायद अब उसे अपने जवाब लेने का वक्त आया था। आज पूरे 3 साल बाद उसे होश आने को था। अनन्या ने अपनी आंखें खोल ली। सारे पलों को एक बार फिर याद कर वो रो पड़ी थी। उसके गाल पूरे भीग चुके थे। वो खुद ही जानती थी कि पेट की कुछ महीनों पहले सर्जरी होने के बावजूद उसने अपनी प्रेगनेंसी कैसे संभाली थी, कैसे वैश्यू को जन्म दिया था और कैसे उसे पाला था। उस मुश्किल वक्त में उसके पास कोई नहीं था, जबकि एक औरत को इसी वक्त किसी की सख्त आवश्यकता रहती है। और इसी सब के चलते आज सबके सामने एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल डॉक्टर अनन्या थी। उसने तो अपने नाम के पीछे सरनेम लगाना भी बंद कर दिया था और वैश्यू को उसने उतना ही होशियार और स्ट्रांग बनाया था, जिससे वो 7-8 साल की बच्ची ही सबकी बोलती बंद करने को काफ़ी थी। वैश्यू को ज़्यादा अनन्या के पास्ट के बारे में नहीं पता था, पर इतना वो ज़रूर जानती थी कि उसके बायोलॉजिकल पिता की ही सब मेहरबानी थी और इसलिए वो अनन्या को कभी दुख पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करती थी। अनन्या ने अपने आंसू पोंछे और वैश्य को देखकर मुस्कुराई, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गई। अगले दिन सुबह ही अनन्या ने काफ़ी लजीज ब्रेकफास्ट बना दिया। रात को अपने अतीत की वजह से वो जितनी टूटी हुई थी उतनी ही अभी फ्रेश दिख रही थी। ओफो, आपके दोस्त ही तो आ रहे हैं। उसमें काहे इतना उधम मचा रखे हो, एकदम छोटे डॉन वाले अवतार में वैशु ने कहा। आज कार्तिक आने वाला था और इसलिए विहान सुबह से फ़ोन पर था। ओए, ज़्यादा चूचपड़ सूट नहीं करती तुझे, चुप रहा है और मुझे अपना काम करने दे, विहान ने चिढ़कर कहा। चुप तो आपको रहने की ज़रूरत है, रोज़ क्यूट लगते हो पर मुझे उल्टा सीधे बोलते हो ना, तब तो कीचड़ में 10 घंटे पड़ी हुई भैंस से लगते हो, वैशु ने तरह तरह के मुंह बिगाड़ते हुए कहा। वैशु, पीछे से अनन्या के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ आई तो वैशु जीभ निकालकर कमरे में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद कार्तिक को एयरपोर्ट से लेकर विहान फ्लैट पहुंचा। अनन्या से उसका परिचय करवाया तो कार्तिक अनन्या को पैर से लेकर सिर तक घूरने लगा। अनन्या को यह बहुत अजीब लगा और उसने घूरकर विहान को देखा तो विहान ने अपने दांत चमकाकर कार्तिक को कोहनी मार दी। सॉरी सॉरी भाभी जी, कार्तिक ने कहा तो विहान और अनन्या दोनों उसे घूरने लगे। पहले कार्तिक सकपका गया पर फिर तुरंत संभल कर बोला,
अरे मेरा मतलब कि विहान ने आपकी बेटी के बारे में बताया था। तो इसका मतलब आप शादीशुदा ही हुई ना, इसलिए भाभी। अनन्या उसे घूरते हुए सिर हिलाकर चली गई तो कृतिक ने विहान को घूरा और कहा, लड़की तो सही पकड़ी है बॉस। विहान्या द परफेक्ट कबल। विहान ने उसे नासमझी से देखा तो कार्तिक ने कहा, अरे विहान्या मतलब तेरा और भाभी का लव नेम, विहान प्लस अनन्या। और फिर इससे पहले विहान उसे मारता वो बत्ती सी चमकाकर आगे बढ़ गया। फिर तुरंत वापस आया और बोला, वैसे देविका प्लस आराध्य, देवाध्य या आर्य का भी बहुत सही है। विहान ने उसे घूरकर मारने के लिए हाथ उठाया तो वो फिर हंसकर चला गया। पागल आदमी। उसके जाने के बाद विहान ने सिर हिलाते हुए खुद से कहा, बिल्कुल आपकी तरह। पीछे से आकर वैश्यु ने कहा। विहान ने उसे भी घूरकर मारने का इशारा किया तो वो मस्ती से बोली, वैसे मैंने सब सुन लिया विहान्या। विहान की आंखें एकदम बड़ी हो गई। उसने तुरंत कहा, अरे मेरी प्यारी क्यूट सी बच्ची, बता क्या दिलाऊं तुझे। बोलेगी तो बुर्ज खलीफा तेरे नाम करता हूँ। वैश्यु हंस पड़ी फिर बोली, मैं आपके साथ ही हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास मम्मा है वैसे ही मम्मा के पास कोई हो। पर आपने उन्हें हर्ट करने का सोचा भी तो देख लियो। वैश्यु ने उसे घूरा तो विहान ने तुरंत अपना सिर तेजी से ना में हिला दिया। गुड। और मुझे चोकोलावा केक विद ए बिग किटकैट दौड़ेगी। और फिर वो चली गई। विहान ने बुरी सी बेचारी सी शक्ल बना दी। कृतिक घर के अंदर लिविंग रूम में आया और उसने अपना बैग वहीं नीचे फेंक दिया और सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया। उसी वक्त वैश्यु भी अंदर आई। ओ अंकल, किसी और के घर में तमीज से बैठने की आदत है कि नहीं। वैश्यु ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, ओ छोटा पैकेट, ज़्यादा बोल मत, ये मेरा ही घर है समझी। कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जी। एक तो बैठने के मैनर्स हैं नहीं और आए बड़े अपना घर वाले। फिर मुंह बिगाड़ कर वैश्यु अंदर चल दी। ये लड़की भी ना है 2 फुट की मुश्किल से और जबान तो 10 फुट जितनी चलाती है। कृतिक ने उसे अंदर जाते हुए देखकर कहा, हो तो जबान मेरी 10 फुट चली या 20 फुट, आपको थोड़े ना अपने बैठना है। अंदर से वापस आते हुए अपनी एक आईब्रो उचक कर वैश्यु बोली, एलिफेंट ईयर्स, हाथी के कान हैं क्या। अंदर चली गई थी फिर भी सुन लिया। कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, आपको तकलीफ है क्या। हाँ। नहीं, मेरा मतलब मेरी जबान तो लंबी बोले, कान को हाथी के बोले। मैंने बोलना शुरू किया ना तो आप चुप हो जाओगे। विष्णु ने अपने हाथों की घड़ी बनाते हुए कहा, अच्छा बोलकर तो दिखा, फिर देखते हैं किसकी बोलती बंद होती है। कार्तिक ने भी जैसे उसे चैलेंज करते हुए कहा, तो सुनिए, आपकी आंखें उल्लू जैसी बड़ी बड़ी और गर्दन जिराफ से भी लंबी, शक्ल बंदर जैसी। फिर अपनी जीभ निकालकर विशु से चिढ़ाते हुए अंदर भाग गई। कार्तिक बेचारा मुंह बिगाड़ कर रह गया। वहीं बाहर की तरफ दरवाजे पर खड़ा विहान दोनों को देख रहा था और अनन्या अंदर की ओर से आते हुए दरवाजे पर से। वैशु के जाने के बाद दोनों ने सिर उठाकर एक दूसरे की तरफ देखा और अजीब सा मुस्कुराकर हैं हैं करके दोनों सिर हिलाते हुए चले गए। दोपहर को ही वे लोग ट्रेन पकड़कर निकल पड़े। कुछ घंटों का सफर तय कर वे लोग पहाड़ी पहुंच गए। होटल में 2 रूम पहले से ऑनलाइन बुक कर रखे थे कार्तिक ने, इसलिए चारों सीधे पहले होटल पहुंचे और फ्रेश होने अपने अपने रूम में चले गए। मम्मा, हम लोग होटल में क्यों ठहरे हैं जब नानी का घर तो यहीं नज़दीक में है। कमरे में अंदर आने के बाद वैश्यु ने पूछा तो अनन्या को कोई जवाब नहीं मिला। वो बेटा इसलिए ना क्योंकि हमारे साथ 2 लोग और हैं ना, तो उन्हें हम नानी के घर कैसे रखेंगे और उन्हें यहीं छोड़कर हम उधर जा भी तो नहीं सकते ना। अनन्या ने बहाना बना दिया जिससे वैश्यु भी आगे कोई सवाल नहीं कर पाई। पर उसी वक्त उन्हें बुलाने आए विहान ने सब बातें सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, अनन्या का घर यहीं नज़दीक है और उसने बताया भी नहीं। यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा कि ये उसका शहर है। क्यों? लगता है उसके पास्ट के बारे में जानना ही पड़ेगा। फिर सिर हिलाते हुए विहान वहाँ से चला गया। वाह, पहाड़ी सच में बहुत ही खूबसूरत है। परफेक्ट प्लेस ब्रो। कृतिक ने अपने साथ लाए हुए कैमरे से तस्वीर खींचते हुए कहा। वे लोग कुछ देर आराम के बाद घूमने निकल चुके थे और सबसे पहले उस जगह के सबसे बढ़िया पर्यटक स्थल पर पहुंच गए। प्रकृति की गोद में सोई हुई वो पहाड़ी जिसको देखकर एक अलग तरह का सुकून महसूस होता। पहाड़ी पर खड़े रहकर वहां चारों तरफ का नज़ारा देखने में अलग ही प्रकार का आनंद था। ऊपर सामने की तरफ की पहाड़ी से गिरता झरना, नीचे हर तरफ हरियाली के बीच बहता हुआ तालाब, आसपास रंग बिरंगे फूलों के बीच उड़ती हुई तितलियां और नज़दीक में ही शिव जी का वो मंदिर।
वैशु भी पहली बार ऐसे खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आई थी, इसलिए वहां खोई हुई थी। लॉस एंजल्स में भी वो कई प्राकृतिक जगह घूम चुकी थी, पर यहाँ के वातावरण में ही एक जादू सा था। जैसे जमाना चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए और कितनी ही ऊंची इमारतों में घिरा रहे, जो सुकून प्रकृति की गोद में है वो आखिर इमारतों में कहाँ। माँ, मैं और ये उल्लू अंकल पहाड़ी के नीचे तालाब के पास में जा सकते हैं प्लीज़? वैशु ने अनन्या से कहा। अनन्या ने मंजूरी दे दी। उल्लू अंकल किसे बोलती है? हाँ, छोटी हथनी। हाथी और उल्लू दोनों ही हो आप। और ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों नीचे चले गए। मुझे तो बस उसी दिन का इंतज़ार है जब वैशु आकर बोलेगी कि मैंने गलती से उल्लू अंकल के बाल नोचकर उन्हें टकला बना दिया, और कार्तिक आकर कहेगा कि मैंने गलती से इस छोटी हथनी को ज़ोर से लगा दी। विहान ने दोनों को देखकर सिर हिलाते हुए कहा। उसकी बात सुन अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। विहान उसकी हंसी सुनकर बस उसमें खो गया। विहान ने तुरंत जाकर अनन्या को पीछे से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। पहले तो अनन्या चौंक उठी, पर फिर तुरंत शर्माकर उसकी तरफ पलटी और उसके सीने में सिर छिपा बैठी। विहान ने मुस्कुराकर अनन्या के गाल पर हल्के से स्पर्श कर लिया। आई लव यू, विहान ने हौले से कहा। तो अनन्या ने सिर उठाकर उसे देखा और वो भी हौले से बोल उठी, आई लव यू टू। क्या हुआ आपको विहान? अनन्या ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाकर कहा। तो विहान होश में आया। उसने हड़बड़ाकर अपने हाथों में देखा, फिर सामने अनन्या की ओर देखा, जो उसे ही प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रही थी। ओह शीट, मतलब खुले आंखों के सपने, उफ। मैं और मेरी इमेजिनेशन, मन ही मन विहान ने सोचा। फिर विहान तुरंत कह उठा, अरे अरे कुछ नहीं, बस कुछ ऑफिस के काम का सोच रहा था। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? यहीं पहाड़ी पर एक शिवजी का मंदिर है, चलिए चलते हैं उधर, दर्शन कराएंगे। अनन्या ने भी उसकी बात का समर्थन किया और दोनों शिवजी के मंदिर जा पहुंचे। जैसे ही दोनों ने एक साथ मंदिर पर अपना कदम रखा, वैसे ही हवा का रुख बदल सा गया। जोरों जोरों से हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां तेजी से अपने आप बजने लगी। दोनों आश्चर्य से भर गए। विहान ने तुरंत अनन्या का हाथ पकड़ लिया, तो घंटियां और ज्यादा जोरों से बजने लगी। फिर दोनों मंदिर में पूरी तरह अंदर आकर शिवजी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर पहले जो वातावरण बदला था, वो एकदम से पहले की तरह सामान्य हो गया और घंटियां भी बजनी बंद हो गई। ये हो क्या रहा है आखिर? अनन्या ने असमंजस से कहा। विहान ने बस अपने कंधे उचका दिए। अनन्या ने भी सिर हिलाया, फिर वो मूर्ति के आगे आंखें बंद कर हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। विहान उसे ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर वो भी भगवान के आगे हाथ जोड़ आंखें मूंद खड़ा हुआ। वहीं उस पहाड़ी से थोड़ी दूर पर अपने घर में बैठे पंडित जी ने जब मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनी, तब वे बोल उठे। लगता है जैसे मंदिर में किसी साक्षात शिव पार्वती जैसी जोड़ी के पवित्र कदम पड़े हैं। वहीं मंदिर में दोनों हाथ जोड़े आंखें बंद किए खड़े थे कि सामने शिवजी की मूर्ति जैसे उन्हें देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वहीं पास्ट में, अरे हम कब से चल रहे हैं, हम अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे कुंवर सा? देविका ने आखिर थक हार कर आराध्य से पूछा, जो उसे कहीं लेकर जा रहा था। बस थोड़ी देर और, कहकर आराध्य ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और पहाड़ी चढ़ने लगा। हम पहाड़ी नहीं चढ़ पाएंगे, हमें आता भी नहीं और हमारे कपड़ों में हमसे हो भी नहीं पाएगा, देविका ने अपना हाथ को छुड़ाते हुए कहा। आराध्य ने कुछ सोचा और देविका को अपनी गोद में उठा लिया। देविका का मुंह पूरी तरह से खुल गया। ये सब क्या है कुंवर सा? आप हमें छू भी नहीं सकते, फिर भी हमने आपको अपनी कलाई पकड़ने दी, लेकिन अब इसे गोद में उठाना, हमें नीचे उतार दीजिए, हम विनती करते हैं आपसे, देविका ने सक पकाकर कहा। तो वो तो नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। क्यों नहीं छू सकता आपको? क्या आपको मेरी छुअन पसंद नहीं? आराध्य ने उसको देखते हुए कहा। नहीं नहीं, तुरंत ही हड़बड़ाकर देविका ने कहा। तो आराध्य बिना मुस्कुराए न रह सका। फिर क्या दिक्कत है? आराध्य ने कहा। हमारा ब्याह किसी और से तय किया गया है, हम आगे बढ़कर किसी और के घर जाएंगे। ऐसे में अगर हम दोनों ऐसे, गांव में किसी को भनक तक लगी तो हमें जिंदा दफना देंगे वे लोग, और बाबा की बेइज्जती होगी सो अलग। देविका ने धीरे से अपने मन की बात कह दी। आप फिक्र न कीजिए, ब्याह तो आपका मुझसे ही होगा, और इसमें ना ही गांव वाले कुछ कर पाएंगे और ना ही आपके पिताजी जलील होंगे। आराध्य ने मुस्कुराकर कहा। तो देविका भी मुस्कुरा उठी। ना जाने ऐसी कौन सी बात थी आराध्य में कि देविका उसका भरोसा करना चाह रही थी। आराध्य ने देविका को गोद में उठाए ही पूरी पहाड़ी चल ली।
पहाड़ी उतनी बड़ी तो नहीं थी पर उतनी छोटी भी नहीं थी। आराध्य हाँफ गया था पर उसके चेहरे का तेज कम नहीं हुआ था। चलिए आज मंदिर में चलते हैं, मैं आपको अपने लिए मांगने आया हूँ यहाँ इस शिव मंदिर में। आराध्य ने सामने शिव जी के मंदिर को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, आप जाइए अंदर, हम नहीं आ सकते, देविका ने कहा। अब क्या हुआ? आराध्य ने उसे देखते हुए कहा। आप क्षत्रिय वर्ण से हैं इसलिए जा सकते हैं अंदर, हम शूद्र हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। आज तक किसी मंदिर में नहीं गए हैं और हमें जाना भी नहीं चाहिए। हमें सूली पर नहीं चढ़ना। आपको सूली पर चढ़ाने के ख्यालात लाने वाले शख्स का गला काट कर आपके सामने रख दूंगा। रही बात मंदिर में जाने की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस वर्ण या किस जात से हैं। अगर फ़र्क पड़ना ही होता तो गांव में बाकी सब की तरह छूता भी नहीं आपको। तो बेहतर यही है कि मंदिर में चलिए। एक इंसान है आप और भगवान के द्वार हर इंसान के लिए खुले हैं। कहकर आराध्य ने देविका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मंदिर तक गया। देविका मंदिर में कदम रखने से घबरा रही थी, पर उसने आराध्य पर भरोसा रखा और थोड़ी हिम्मत दिखाकर मंदिर में एक कदम रखा। उसी के साथ आराध्य ने भी एक कदम रखा। हवाएं तेज होने लगी और मंदिर की घंटियां बजने लगी। उन्हें देखकर आराध्य मुस्कुराया और देविका की ओर देखकर बोला, देखिए पहली दफ़ा आपने ईश्वर के द्वार पर कदम रखा और उन्होंने भी आपका सर स्वीकार कर आपका स्वागत किया है। देविका भी मुस्कुरा उठी। उसने पहली बार भगवान की मूर्ति इतने करीब से देखी थी। उसने जैसे दूर से पंडिताइन को करते देखा था, ठीक वैसे ही उसने अपना घूंघट गले तक ला दिया और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। आराध्य उसे देखकर मुस्कुराया और उसने भी मूर्ति की ओर देखते हुए अपने हाथ जोड़ आंखें मूंद ली। सामने शिव जी की मूर्ति जैसे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कृतिक और वैशु दोनों नीचे तालाब के पास बैठे थे। कृतिक आसपास जगहों की खूबसूरत तस्वीरें खींचने में तल्लीन था और वैशु तालाब के किनारे बैठी मस्ती कर रही थी। वातावरण का बदलना या मंदिर की घंटिया का जोरों से बजना जैसे उन दोनों तक पहुंचा भी नहीं था। वैशु ने अपने पैर पानी में डाल रखे थे। उसने पानी उड़ाते हुए कहा, वैसे अंकल एक बात पूछ लूं? कृतिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पूछ लो छोटी हथनी। वैशु ने अपना छोटू सा मुंह बिचकाया और बोली, उल्लू अंकल उल्लू ही रहेंगे। खैर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके दोस्त मेरी मम्मा को लेकर कितने सीरियस हैं। कृतिक ने उसे घूरा फिर बोला, जितना हम दोनों एक दिन एक दूसरे के बाल नोचने के लिए सीरियस हैं। वैशु जोरों से हंस पड़ी फिर बोली, कुछ ख्वाब अधूरे ही रहते हैं और कुछ पूरे होते हैं। आपका अधूरा रहेगा और मैं आपके बाल नोचकर भाग भी जाऊंगी। और छोटी हथनी ज़्यादा ना बोल, मेरा बस चले ना तो 2 मिनट में तुझे धोबी पचाड़ दूं। ओहो, धोबी पचाड़ का मतलब भी नहीं पता होगा और आए बड़े शेखी बगान ने। और कोई डाउट नहीं कि आप मुझसे बड़े हैं तो ज़्यादा बलवान होंगे, पर मम्मा ने मुझे हमेशा दिमाग से काम लेना सिखाया है और अक्ल भैंस से बड़ी होती है। कृतिक ने इम्प्रेस होने जैसा मुंह बनाया फिर बोला, सही है पर एक डाउट है। अनन्या ने तुम्हें दिमाग से काम लेना सिखाया, मतलब क्या उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं? वैशु ने गुस्से में अपना मुंह फुलाया और वो थोड़ा हेल्थी भी थी, इसलिए उसके गालों को देखकर लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा गुब्बारा फूला हुआ हो। वो कार्तिक के पास गई और अपने नन्हे हाथों से उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। कार्तिक भी हंसते हुए मार खाता रहा। वैसे भी उसे कुछ लग तो रहा था नहीं। विहान और अनन्या ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और जाकर मंदिर के चौखट पर बैठ गए। दोनों के ही दिल में अलग सी हलचल थी। उन्हें अंदर से कुछ तो फील हो रहा था, पर क्या, ये तो वो दोनों खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। अनन्या वहां के पिलर से सिर टिकाकर आंखें बंद कर बैठी रही और विहान उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, मासूम बच्चों सा चेहरा है पर उन झील सी गहरी आंखों में कुछ तो दर्द भरा हुआ है। अगर आपका हमसफ़र ना भी बन सका किसी कारणवश, तब भी आपका हमदर्द ज़रूर बने रहना चाहूँगा। दोनों कुछ देर बाद खड़े हुए और पहाड़ी से नीचे जाने लगे, कृतिक और वैशु के पास। परंतु एक पत्थर की ठोकर लगने से वो गिर पड़ी। टू बी कंटिन्यूड।